पार्ट में हमने डिफरेंट जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई थी फॉर पॉवर्टी लाइन के लिए वो हमने पढ़ा। उसी का हम थर्ड पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। टॉपिक है फ्रॉम ग्रामोदय टू भारत उदय, यानी गांव से देश का विकास। चलो देखते हैं। थ्रू सच प्रोग्राम्स farmer oriented plans have been made to prevent loss faced by the farmers due to wild animals damaging the crops by providing them economic help to build fencing to protect them crops, production of grass for cattle at the time of crisis or drought, and to help to construct cattle shelter for rain forecasting and discovering mineral rich regions through ultra modern satellite or drone technique. Provision is made to maintain record of land survey. They get help in the form of availability of finance at low rate of interest for mechanizing of farming, for example, to produce tractor and mini tractor, help in the form of subsidy, help in construction of water tank, improving quality of plantation of crops, computerization in agriculture, finance society, set up new testing laboratory for production of cotton, pulses, spices, management to see that farmers get a suitable price, making ponds deep by removing soil from them, increasing drops and size, construction of farm pond, cleaning the canals and reservoirs for water storage and increasing their length, resettlement of water tank and repairing of check dams and increasing water shortage storage capacity, etc., so that farmers may get employment during time apart from farming. At the same time, permanent property is set up in the rural area. The central as well as the state governments have tried to save farmers from debt by helping them through this स्कीम। अब ग्रामोदय टू भारत उदय में क्या बताया जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लाया गया किसानों के लिए, ऐसे प्लान्स को सेट किया जिससे जो भी नुकसान उनको होता है किसानों को, खास करके जंगली जानवरों से, जब वो जंगल में से आ जाते हैं और उनके क्रॉप्स को नुकसान कर देते हैं तो उनको आर्थिक मदद पहुंचाना, किस तरीके उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो अपनी फसलों को बचाने के लिए फेंसिंग करें। फेंसिंग मीन्स बाउंड्री बनाएं, और इसके साथ साथ उनके जानवरों को घास तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है जब सूखा पड़ता है। उनके जानवरों के लिए रहने के लिए घर की सुविधा देना, बारिश आने वाली है या नहीं आने वाली है उसकी फोरकास्टिंग करना, कहाँ कहाँ मिनरल्स किस रीजन में ज़्यादा पाया जाएगा उसको अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट की मदद से या फिर ड्रोन टेक्निक की मदद से ढूंढ करके निकालना। ऐसे बहुत सारे कानून कायदे लाए गए हैं जिसमें जो भी लैंड है उसका सर्वे होता है कि किस लैंड की गुणवत्ता कितनी है। उनको हेल्प मिलती है फाइनेंस की, यानी पैसा की लो रेट में, खास करके चीज़ों को लेने के लिए जो उनको मैकेनिज्म्स चाहिए, जो मॉडर्निटी चाहिए फार्मिंग के लिए, जैसे ट्रैक्टर की हो गई सुविधा, मिनी ट्रैक्टर की हो गई, जिससे वो क्या करें, खेती बाड़ी कर सकते हैं। सब्सिडी मिलना हो गया, पानी का टैंक बनवाना है, प्लांट को कैसे प्लांट करना है, क्रॉप्स को कैसे प्लांट करना है, उसकी क्वालिटी में बदलाव लाना है, एग्रीकल्चर को कंप्यूटराइजेशन से करवाना है, सोसाइटी में फाइनेंस पैसा पहुंचाना है, नई टेस्टिंग लेबोरेटरी को पहुंचाना है जिसमें जांच की जा सके किस तरीके की बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, खास करके कॉटन है या दालें हैं या जो मसाले हैं। इसके अलावा किसानों को उनके मेहनत का भुगतान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है कि नहीं वो देखना, तालाबों को बनवाना, मिट्टियों को निकलवाना अंदर से गंदी जिससे वो तालाब बना सकें, हर तरीके की सुविधा देना। इसके अलावा खेत में जो खेत तालाबड़ी कहते हैं वो बनवाना, नहर को साफ करवाना या वाटर स्टोरेज जहाँ कहीं भी पानी को स्टोर किया जाता है जैसे वाटर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उसको साफ करवाना, उनकी लंबाई को बढ़वाना, वाटर टैंक को दोबारा से नई तरीके से बनवा करके देना, चेक डैम को दोबारा से मेंटेन करवा के देना, स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़वाना, एक्सेट्रा। ये तरीके के काम गवर्नमेंट करवाती है। इससे क्या होगा, सिवाय किसानी के यानी खेती बाड़ी के अलावा जब उनके पास काम नहीं है खेत में काम करने के टाइम तो वो दूसरे काम भी कर सकें। उसके अलावा गांव में रह करके उनकी खुद के रहने की पक्की सुविधा हो। ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो अपने तरीके से करके देती हैं किसानों के लिए, जिससे वो क्या हो, किसी भी तरीके का जो ऋण है, जो उधार है वो ना लें और अपने आप को बचा करके रखें। तीसरा देखने जा रहे हैं हम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। This plan is an effort to supply electricity to the rural areas without any hindrance. 24/7 hour, day and night, providing electricity at homes and farms at concessional rates by lay down new lines to take electricity facilities for 18,000 villages which do not have electricity, setting up new electricity substations and helping farmers by providing subsidy to purchase equipments for agriculture sector.
so that poor farmers may get a support to increase income. Subsidy is also provided for obtaining electricity through solar energy and to purchase solar technical improvements. अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ज्योति मीन्स उजाला, अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि घर घर तक बिजली के वार व्यवहार को पहुंचाने का काम इस स्कीम के द्वारा करवाया जाता है, वो भी 24 आवर्स बिना किसी हिंड्रेंस यानी रुकावट के। अब गांव में हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे के लिए आती है, कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए आती है फिर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए उन्होंने फार्म्स में कंसेशनल रेट्स पे लाइनों को बिछवाई हैं जो 18,000 गाँव तक बिजली को पहुंचाने का काम कर रहा है। नए इलेक्ट्रिसिटी के सबस्टेशंस बनवाए हैं, किसानों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वो एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड जो भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, वो परचेज कर सकें। इससे क्या होगा, गरीब किसान जो हैं उनको सपोर्ट मिलता है अपने इनकम को बढ़ाने का। सब्सिडी भी इसीलिए दी जाती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर एनर्जी से भी बहुत सारी एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, जिससे उनको सोलर टेक्निकल इक्विपमेंट्स लेने में भी मौका मिले, यानी आर्थिक मदद भी इस स्कीम के द्वारा गरीब किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ घर घर जो बिजली देने का काम है वो भी कर रहे हैं इस स्कीम के द्वारा। फोर्थ है सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। सी आदिवासी से जुड़े हुए योजना है जिसमें को कहा गया है वन बंधु, यानी वन में रहने वाले बंधु के कल्याण की योजना। आदिवासी वुमेन आर प्रोवाइडेड विद ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर लाइव स्टॉक रियरिंग अंडर कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रीपर क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग पेविलियंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। समरस होटल्स एंड स्मार्ट आश्रम्स आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। इस योजना के तहत आदिवासी औरतें जो हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम और गाइडेंस देने का काम दिया जाता है जिससे वो जानवरों को पालें। अब जानवरों को पालेंगे तो हम जानते हैं डेयरी उद्योग में उनका काफ़ी बड़ा योगदान आएगा। उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, सिर्फ उनकी ही नहीं, ऐसे क्रॉप्स जो क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन पे फैल जाते हैं उनके क्रॉप्स की भी भरमार हो जाएगी। खेती बाड़ी में वो काम आएंगे, ट्री प्लांटेशन में फिर काम आ सकते हैं, बड़े बड़े पेविलियंस को बनाना यानी ओपन ग्राउंड्स को बनवाना जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाए, चराने का काम किया जाए, वहाँ से चीज़ें जो निकलती हैं उसको पैक करवाने का काम किया जाए, यानी इस तरीके की सारी ट्रेनिंग वन बंधु कल्याण योजना के तहत उनको दिया जाता है। उसके साथ साथ समरस होटल्स और समृद्ध आश्रम्स को भी बनवाया जहाँ पे इस तरीके की औरतों को शिक्षा देने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं एनकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। इन दिस हेल्पिंग farmers in registration, paying fees, help in purchasing farm products, arrangement for training and education of farmers, finance at low rate, arrangement for setting up proper market, etc., along with environment protection and reduction in expenditure in agriculture sector are the major objectives of this scheme. इस योजना के तहत गवर्नमेंट के कुछ उद्देश्य हैं। क्या? किसानों को मदद करना कि अगर वो खुद का नामांकन करवाना चाहते हैं, फीस देना चाहते हैं, फार्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, उनके ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करवाना, एजुकेशन देने का काम करवाना, लो रेट में उनको पैसा उधार दिलवाना, उनको सही तरीके से मार्केट में कैसे अपनी चीज़ों को बेचना है उसका सेटअप करवा के देना। इसके साथ साथ वातावरण में उनको सुरक्षा मिले, उनका खर्चा खेती बाड़ी सेक्टर से कम मिले, कम जुड़े, उन सभी चीज़ों को एनकरेज करने को ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम के तहत किसानों तक पहुंचाया जाता है। 6 आ रहा है चीफ मिनिस्टर विलेज को रोड स्कीम। रोड सेवा देना, वो भी राज्य तौर पे राज्य के जो मंत्री हैं उनके हिसाब से। अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू रोड्स। विलेज पंचायत वेर हेल्प टू कनेक्ट विलेजेस with one another through roads and highways. Programs like construction of toilets are implemented. इस योजना के तहत प्लानिंग की जाती है जिससे क्या हो, गांव में आए हुए जो रोड्स हैं उसको बनाया जाए। वो भी कैसे रोड? विलेज पंचायत जो होते हैं, विलेज के जो अध्यक्ष होते हैं, वो ऐसा रास्ता बनवाने का काम करते हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़े रोड की मदद से और हाईवे की मदद से, जिसके साथ साथ टॉयलेट को बनवाने का काम भी उस पर शामिल किया गया है। फिर आ रहा है मां अन्नपूर्णा योजना। अंडर दिस program, absolute poor families and people living below poverty line in cities and villages are given 35 kg food grains per family every month by Gujarat government, which is provided free of cost, and the poor people of middle class are given 5 kg food grains at low rate. इस योजना के तहत
जो पूरी तरीके से गरीब हैं या ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, शहर हो या गांव में, उनको 35 किलो अनाज पर परिवार को दिया जाता है हर महीने गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, जो फ्री में दिया जाता है। और ऐसे लोग जो मध्य गरीब हैं, जिनकी कंडीशन इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, उनको 5 किलो अनाज सस्ते रेट में बेचा जाता है, दिया जाता है। इन विच wheat is given at the cost of rupees per kg, rice 3 rupees per kg at fair price shops. 3.82 crore people who were covered under this scheme get the benefits of food security. इस योजना के तहत गेहूं जो है वो 2 रुपये प्रति किलो, चावल 3 रुपये प्रति किलो, जो कंट्रोल्स होते हैं, जो फेयर प्राइसेस होती है, राशन की दुकान होती है, वहाँ पे बेचने का, इनको देने का काम किया जाता है। इस योजना के तहत 3.82 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं फूड सिक्योरिटी के एक्ट के तहत, because of which a large sum of money spent on food will be saved. Objective behind it is to bring happiness on the face of people because they would be spending their saving to purchase other things and improve their of living standard. इस स्कीम का मेन फ़ायदा क्या है, या मेन हम कह सकते हैं उद्देश्य क्या है? उन लोगों के फालतू खर्चों को बचाना जो खान पान में खर्च हो जाते हैं। मतलब अगर हम जनरली अनाज को लेने जाएं, गेहूं को लेने जाएं, तो एटलीस्ट हमें पर केजी एक अच्छी क्वालिटी का गेहूं परचेस करना है तो 28 रुपीज़ देना पड़ेगा, और मीडियम से मीडियम क्वालिटी का, लो क्वालिटी का गेहूं लेने जाओगे तो भी अंदाजन 20 से 24 रुपये किलो आपको गेहूं खरीदना पड़ता है पर किलो। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर 24 रुपीज़ केजी भी गेहूं हमने खरीदा और अगर वही गेहूं इनको 2 रुपये किलो मिल रहा है तो सीधे सीधे 22 रुपीज़ का बेनिफिट पड़ रहा है पर केजी पर। तो उनका जो बाकी का पैसा है वो बचा सकते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग को बढ़ाएंगे या फिर उनकी जो दूसरी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। तो उनके रहन सहन में बदलाव आएगा और जो उनके चेहरे पे एक रोशनी लाने का, एक खुशी लाने का काम करेगा। फिर आता है संसद आदर्श ग्राम योजना। Objective of this scheme is to stop migration of the people from villages to city. For this, members of the parliament improve education, health, employment facilities in the village adopted by them in their constituency. Thus, they set up ideal village. Other than this, to create permanent public access, to develop opportunities for good life, rural upliftment, taking care of cultural heritage, creating opportunities for employment through social harmony, increase in human development, etc. इस योजना का एक ही उद्देश्य है कि लोगों का जो पलायन है शहर, गांव से शहर की तरफ, उसे रोका जाए। इसके लिए पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन देने के साथ साथ जो रोज़गार देने का जो उनका फैसिलिटी है वो दें अपने अपने एरियाज़ में। जैसे गांधीधाम का अगर कोई एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो क्या करेगा, गांधीधाम के आसपास जितने भी छोटे मोटे गांव आए हैं उस गांव में लोगों को इस हद तक एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छा लाइफ देने की कोशिश करेगा जिससे वो दूसरी जगह ना जाए। तो जिससे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, और उसकी डेवलपमेंट होगा तो नेचुरल है एमएलए को भी उसकी खुद की प्रगति देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से वो एक आइडियल विलेज का एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि लोगों की जो सोच है उसे डेवलप की जाए, उनको एक अच्छी लाइफ देने का उनको मौका दिया जाए, गाँव में रहने वाले लोगों की भलाई की जाए, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका ध्यान रखा जाए, उनको ऐसे मौके दिए जाएं ताकि वो अपने रोजगार के सपनों को पूरा कर सकें, सामाजिक जो प्यार है बना रहे और इंसानों की जो प्रगति है उसमें किसी भी तरीके का अवरोध ना आए। ऐसे बहुत सारी उद्देश्य को संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पूरा किया जा रहा है। अब आते हैं हम मनरेगा के बारे में, जिसे हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जानते हैं। बोर्ड्स में कई बार मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाता है या मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो चलो देख लेते हैं ये क्या है। Employment oriented Manrega program has become popular with the slogan Our Village, Our Work along with a reasonable price. Objective of Manrega is to enhance livelihood for families or adult living in rural areas of state who can do physical labor through unskilled but are willing to work. For this purpose, one person from every family is guaranteed wage employment at least for 100 days, sena per day in a financial year. मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम इस प्रोग्राम में चालू करवाया गया है, जिसमें स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया क्या,
हमारा गांव हमारा काम, जिससे क्या होगा, उनको रीजनेबल रेट में रोजगार मिलता है। मनरेगा का एक ही उद्देश्य क्या है, लोगों के रहन सहन को अच्छे से उठाना। ऐसे लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं, खास करके जो वयस्क हैं, वो उसी स्टेट में रह करके उस स्टेट को आगे डेवलप करने का काम करें। उनसे शारीरिक काम करवाया जाता है जिससे वो काम को पूरा करें और पैसा कमाएं, जो इस काम को करने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है पर डे वेजेस पर, और जिसे 100 दिन का कम से कम काम दिया जाता है। हर दिन उसे 7 घंटे काम करने पड़ते हैं, जिससे उसे उसका जो रोजगार है वो मिलता है और उसे पैसे भी, उसकी आवक भी होती है। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट अकॉर्डिंगली इट्स पे डेली वेजेस। If after asking for work, government fails to provide employment, then as per rule, government has to pay unemployment allowance. यहाँ पे क्या बताया जाए, गवर्नमेंट जो इनकी सैलरी है वो उनके खर्चों के हिसाब से, जो भी वहाँ पे काम किया जा रहा है उसके हिसाब से उनको देती है पर डे पर। अगर गवर्नमेंट ने काम पे रख लिया लेकिन वो उसको काम नहीं दे पाती है, तो उसे फ्री में उसको पूरे दिन का, जब तक उसको रखा गया है काम पर, पूरा पैसा देना पड़ेगा। In this works, like work for development of village, construction of personal toilets, personal wells, work levying the land plain, horticulture, about work in Indra Awas Yojana, cattle shed, making organic manure, shade for cocks and goats, yard for drying fish, cleaning of canal, work related to water storage, tree plantation on roads are included. By guaranteeing definite wage-based employment from these to every family, government tries to improve living standard of poor people under this program. इस योजना के तहत क्या क्या काम करवाया जाता है, तो सबसे पहले गांव का डेवलपमेंट होना, टॉयलेट बनवाना हो गया, कुएं बनवाना हो गया, लैंड को प्लेन करना है, मल्टीपल एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इंदिरा आवास योजना के तहत मजदूरों को अपॉइंट करना हो गया, कैटल के लिए उनका जो बोलते हैं ना शेड बनाना हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना है, भेड़ बकरियों के लिए रहने की जगह बनवानी है, मछली उद्योग के लिए जगह बनवानी है, कैनल साफ करना है, पानी स्टोर करने की जो सुविधा देनी है, पेड़ों को लगाना रोड के किनारे, ये सारे काम इसके तहत आते हैं। इनको गारंटेड काम पे रखा जाता है और उसकी उनको तनख्वाह भी दी जाती है, जिससे क्या होगा, हर परिवार से एटलीस्ट एक बंदे को नौकरी मिलेगी और उसका जो पैसा आएगा वो अपने परिवार पे खर्च कर पाएगा, जिससे उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बदलाव, एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। अब बात करने जा रहे हैं 10th स्कीम के बारे में, जो है मिशन मंगलम। Through this program, state government has united women from families living below poverty line in Sakhi Mandal or self-helping groups. Here, they are given skill-based training so that they may generate employment for themselves through household industries circle and come out of the vicious cycle of poverty by preparing papad, pickle, agarbatti, etc. मिशन मंगलम, जिसे मैं सिंपल में बोलूँ तो जो सखी मंडल होता है, इस तरीके को मिशन मंगलम कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से औरतों को एकत्र किया जाता है। किस औरतों को, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती हैं, जिसे सखी मंडल या सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ उनके कौशल्य के आधार पर उनको जो चीज़ें आती हैं उससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो रोज़गार के मौके तलाश सकें। घर में रह कर के घरेलू उत्पादन जो होता है, भले वो पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, अगरबत्ती बनानी है, घरेलू उद्योग वो जो कुछ कर सकती हैं इस योजना के तहत वो करेंगी, जिससे वो इस गंभीर समस्या जो गरीबी है उससे खुद को ऊपर ला सकती हैं और अपने खर्चों, अपने परिवार में होने वाले खर्चों में अपना योगदान दे सकती हैं। देन कम्स दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज क्षय योजना। Through this scheme, government provides loan to artisans of handicraft and handloom, cottage industries at low rate of interest to purchase raw material. इस योजना के तहत गवर्नमेंट जो है लोन देती है छोटे मोटे कलाकारों को, भले वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हों या हैंडलूम से जुड़े हुए हैं। छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा देने का काम करती है, जिससे वो कच्चे पदार्थों को खरीद सकें, जिससे उनकी इंडस्ट्री को काम करवाना है। Then comes Jyoti Gramodaya Vikas Yojana. Objective of this plan is to provide self-employment opportunities to the unemployed in the rural areas to increase income and set up industries by giving them economic help, subsidy for establishing industrial plant, implements electricity land, etc. With the new idea of Startup India, government provides training, free electricity and land and economic help
to unemployed youth who are interested in setting up industry। इस योजना के तहत इसका एक ही उद्देश्य है, लोगों को खुद से वो अपॉर्चुनिटी देना, मौके देना कि वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें, गांव में जा कर के अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएं, अपने लिए एक छोटी सी इंडस्ट्री को शुरू करें जिसमें उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, उनको सब्सिडी देती है ताकि वो इंडस्ट्रियल प्लांट बनाएं, वहाँ पे चीज़ों को शुरू करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएं और ज़मीन तक देने का काम गवर्नमेंट करवाती है। ये जो आइडिया है उसे स्टार्टअप इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट इस आइडिया को शुरू करने के लिए पहले उनको ट्रेनिंग देती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देती है, ज़मीन देती है, आर्थिक मदद करती है, जिससे ऐसे युवक, ऐसे यूथ जो बेरोजगार हैं, जिनको इंटरेस्ट है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में, वो अपना योगदान दे पाएँ और अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। देन कम्स लास्ट, वाजपेयी बैंकेबल योजना। Under the program, urban and rural unemployed of age group 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training so that they may set up industry or carry on traditional craft. They are also given finance of fixed amount so that they may generate self-employment. इस योजना के तहत शहर और गांव में रहने वाले ऐसे लोग जो 18 से 65 साल की उम्र के हैं, जो चौथी कक्षा तक पढ़े लिखे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है जिससे वो इंडस्ट्री को शुरू करें जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट से जुड़ी हुई हो। उनको पैसा भी दिया जाता है फिक्स्ड अमाउंट का, जिससे वो खुद के लिए रोजगार के मौके ढूंढ सकें। Through Agro Business Policy 2016, state government has implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with helping in export of processed food products so that poverty may be reduced. एग्रो बिजनेस पॉलिसी के तहत जो 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करवाया था, ऐसे लोगों के लिए जो 10 लाख लोग हमारे देश में आए हुए थे, उनको खुद के लिए एक एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएं, जिससे क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा और वो एक्सपोर्ट में अपना प्रोसेस्ड फूड भी बेच पाएंगे और जिससे उनकी जो गरीबी है उसमें काफ़ी हद तक हमें घटाव देखने को मिलेगा। तो ये हमने अब तक पढ़ा अबाउट द टॉपिक पोवर्टी, टाइप्स ऑफ पोवर्टी एंड डिफरेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए शुरू की थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अमंग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रूशियल। पोवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड has got deep rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problem of unemployment. अब unemployment हम कह सकते हैं किसी भी डेवलपिंग नेशंस के लिए या डेवलप्ड नेशंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है बेरोजगारी होना। ये काफ़ी क्रूशियल यानी खतरनाक समस्या है हमारे देश की भी। गरीबी इसी का ही एक रूप माना जाता है, क्योंकि जहाँ रोजगार नहीं होगा वहाँ पे पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो गरीबी आएगी। और इसकी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं कि उसका प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। इस दुनिया में आए मैक्सिमम देशों में आज के डेट में ज़्यादातर अगर कोई समस्या उनको परेशान कर रही है या उनके प्रगति का अवरोध बन रही है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ पे मीनिंग देखने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का। One who is adult, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at the prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, who is in search of work but is not getting work. Such a person is said to be unemployed. Such type of a condition is called unemployment. Such an unemployment which has to be faced mandatory is called employment against his wish. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक वयस्क है जिसकी उम्र 15 से 60 साल की है, जो काम करने के लिए तैयार है किसी भी शर्तों पर, जो मार्केट में उसको पैसा मिलने वाला है अलग अलग रेट में अलग अलग कामों के लिए, जिसके पास ताकत है, क्वालिफिकेशन है, जो करना चाहता है कि उसको काम मिले, जो काम ढूंढ रहा है, लेकिन अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और ऐसी जो परिस्थिति होती है इस ग्रुप की उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो कंपलसरी हो गई है और कहीं ना कहीं सबको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इच्छा के विपरीत है, पर फिर भी उसे ये मानना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नौकरी चाहिए पर नौकरी देने वाला आपको नौकरी नहीं देना चाहता तो कि आप काम वहाँ पे कैसे करोगे?
आप में लायक है, आप में स्किल्स हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ करना भी जानते हैं, आप हर चीज़ करने के लिए तैयार भी हैं, कम रेट में भी काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आपको काम ही नहीं मिलेगा तो उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयड। और ऐसे जो बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है उसे कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। इफ पीपल हु डिमांडेड वेजेस more than the prevalent market rate, who are not in age group of 15 to 60, who are handicapped, weak, sick or old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed. ऐसे व्यक्ति जो निर्धारित सैलरी से ऊपर सैलरी मांगते हैं, जो इस ग्रुप में नहीं आते हैं, जो हैंडीकैप हैं यानी विकलांग है, कमज़ोर है, बीमार हैं, बूढ़े हैं, आलसी हैं या हाउसवाइफ हैं, जो काम ही करना नहीं चाहते जबकि उनमें क्षमता है, तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। अब बात करने जा रहे हैं हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी के टाइप्स। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। आर्थिक तौर पे हमारे देश में किस किस तरीके की बेरोजगारी देखने को मिल रही है, जिसमें पहला आ रहा है सीजनल एम्प्लॉयमेंट यानी सीजन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, irregularity in rainfall and lack of alternative employment, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment. पानी की सुविधा ना होना, बारिश का ना आना, दूसरा कोई ऑप्शन ना होना काम का, और ऐसे समय में जब किसान 3 से 5 महीने तक बेरोजगार रहता है उसे हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो गेहूं की फसल उगाई गई, मान लो हमने गेहूं की फसल शुरू की है अक्टूबर से, और मार्च तक गेहूं की फसल उगाई गई, उसको सींचा गया, उसको बड़ा किया गया, कटाई हो गई, लेकिन उसके बाद अब हमारे पास अगर कोई दूसरा काम नहीं है या उसकी जगह पे हम कोई और दूसरी फसल लगाने के लायक नहीं हो पाए, तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है दूसरे पौधे के आने तक, उसे कहा जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Then comes frictional unemployment. When new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment. किसी भी एरिया में आप चले जाओ, जब एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह पर, जहाँ पे मजदूरों को, लेबर्स को थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाता है या उनसे काम करवाना बंद कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाएगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें भी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है तब मैक्सिमम लेबर्स को वहाँ पे ऐड किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी जगह मशीन्स लेना शुरू होती है, तो कुछ लेबर्स को निकाल दिया जाता है, कुछ लेबर्स को कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इस तरीके की जो बेरोजगारी कही जाती है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, यानी नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जब उनको काम से निकाला जाता है या कुछ दिन उनको कम तनख्वाह पे रखा जाता है या फिर ट्रेनिंग के समय तनख्वाह ही नहीं दी जाती, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जगह पे क्योंकि मशीन्स आ गई हैं, तो इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। Then comes structural unemployment. Indian economy is backward and orthodox. Social backwardness, traditional orthodoxy, customs, illiteracy and lack of structural facilities are responsible for structural unemployment. हमारा जो भारतीय आर्थिक जो ढांचा है वो कैसा बताया गया, काफ़ी पुराना और काफ़ी पुरानी सोच वाला। सामाजिक पछात लोग जो हैं, पुराने ज़माने की सोच रखने वाले जो लोग हैं, पुरानी जो प्रथाएं हैं, जो अनपढ़ लोग हैं या फिर जिनके पास ये दिमाग ही नहीं कि किन किन परिस्थिति में हमें काम को कर लेना चाहिए, ये सभी रीजंस हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के। यानी जो मुहूर्त को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके काम पर जाते हैं या काम करवाते हैं, या जो टोटली ये सोचते हैं कि इसी तरीके से काम को करना चाहिए, इस तरीके से काम को नहीं करना चाहिए, जहाँ पे रूढ़िवादी आ जाते हैं लोग, जहाँ पे सोच पुरानी हो जाती है, उस तरीके की जो बेरोजगारी देखने को मिलती है उसे कहा जाएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Sometimes more than required number of workers are involved in an occupation. Even if a few laborers are removed from work, no decrease in recorded in total production. So these extra laborers are said to be unemployed in disguised way. कई बार ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स को किसी काम में, किसी भी धंधे में जॉब पे रख लिया जाता है, फिर उनमें से जब कुछ लोगों को निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका असर काम पर नहीं पड़ता, प्रोडक्शन पर नहीं पड़ता, बेनिफिट पे नहीं पड़ता,
इस तरीके का जो एक्स्ट्रा लेबरर को निकालने का काम किया जाता है, जिससे उनके रोजगार छीन लिए जाते हैं, उसे कहा जाता है डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन कम्स इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment। यानी उद्योग क्षेत्र में बेरोजगारी कैसे देखने को मिलती है? अगर कोई खुद को बेरोजगार करना चाहता है कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके की जो बेरोजगारी होती है उसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। और आखिरी में आ रहा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षित बेरोजगार। इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एंड इज अनएम्प्लॉयड, ही इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति जिसने कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन लिया है या डिग्री है उसके पास और फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाएगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे का देखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। हमारे देश में किस हद तक हम कह सकते हैं कि बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। There is a difference in state-wise condition of unemployment in India because of indifference of unemployment exchange in registering the details of people interested in getting job. It is difficult to take out exact or approximate figure. Still, on the basis of figures of Labour and Employment Ministry of India and National Sample Survey (NSS), we get an idea about comprehensiveness of unemployment. वैसे तो देखने जाए तो राज्य से राज्य की कंडीशन अलग होती है बेरोजगारी की, क्योंकि बेरोजगार का जो मौका है वो हर राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है खुद को जब उनको नौकरी मिल जाती है। तो इसका अंदाज़ा लगाना कि कितने लोग अभी भी बेरोजगार हैं या कितने को नौकरी मिल गई है, ये कठिन है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने या फिर NSS ने इसका एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर बताया कि कितने लोग हमारे देश में अभी भी बेरोजगार हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011, 116 million people were in search of employment, 32 million people were uneducated unemployed and 84 million were educated unemployed. Approximately 4.70 crore people of 15 to 24 age group were unemployed. 2011 के रिपोर्ट के हिसाब से 116 मिलियन लोग ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में थे, 32 मिलियन लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, और 84 मिलियन लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे होकर के भी बेरोजगार थे। तो अंदाजन 4.70 करोड़ लोग जिनका उम्र 15 से 24 साल का था वो बेरोजगार थे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। According to the survey of Labour Bureau 2013-14, rate of unemployment in India was observed to be 5.4% in Gujarat per 1,000 people, 5.4%, and in Gujarat per 1,000 people 12% means 1.2 were unemployed. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक सर्वे लिया गया था लेबर ब्यूरो के द्वारा 2013-14 में, जिसमें हमारे देश में बेरोजगार लोगों की संख्या जो थी वो 5.4% थी। गुजरात में हर 1000 व्यक्ति पे 5.4%, यानी 1000 लोग पर 12 व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली थी। इन 2009-10 पर 1000 पीपल 34% यानी 3.4% were unemployed in urban area in India, while in rural people 16 people यानी 1.6% were unemployed. Ratio of educated unemployed was more than in urban area. Rate of educated unemployed was more in urban area. Rate of unemployment in women was 7.7% in 2013. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2009-10 के सर्वे के हिसाब से हर 1000 व्यक्ति पर 34 लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था शहर में, भारत के शहर में। इसके अलावा अगर गांव की बात करें तो 16 लोग पर 1000 व्यक्ति पर बेरोजगार थे। टोटल रेशियो निकाले जाएं, पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति शहर में ज़्यादा देखने को मिले थे 2009 और 10 के आंकड़ों के हिसाब से, और अगर पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बारे में बात करें तो शहर में वो और हद तक देखने को मिल रहे थे। तो टोटल देखने जाएं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो औरतें थी 2013 के आंकड़ों के हिसाब से हर जगह पर वो 7.7% थी। In India, more unemployment has been witnessed in states like Sikkim, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jammu Kashmir, Tripura, while ratio of unemployment in Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Chandigarh and Gujarat has remained low. Condition of employment in Gujarat is good and noteworthy. According to an estimation, 15% highly educated people are youth.
66% youth of the world who are youth of 35 years of age live in India. If India wants to become superpower on the basis of youth, it will have to change unpleasant form of unemployment. हमारे देश में बेरोजगारी का सबसे ज़्यादा अगर हम आंकड़ा देखने जाएं तो हमारे देश के कुछ राज्य हैं जिसमें सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा बेरोजगार लोग देखने को मिलते हैं तो वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, चंडीगढ़ और गुजरात, जहाँ पे ये जो मात्रा है वो थोड़ा कम है. बेरोजगारी की जो कंडीशन है गुजरात में वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी और नोट करने वाली बात मानी जाती है. एक अंदाज के हिसाब से 15% सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं हमारे देश में वो है यूथ. ठीक है, पर हमारे देश में अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में टोटल यूथ लोग जो हैं वो 66% है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में. मींस जिनकी उम्र 35 साल की है जो हमारे देश में रहते हैं. तो अगर इंडिया को, हमारे देश को सुपर पावर की कैटेगरी में आना है वो भी यूथ के बेसिस पे, तो हमें हमारे देश की जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसे जड़ से हटाना पड़ेगा. Main reasons responsible for increasing unemployment in India are increase in population, theoretical knowledge lack of practical knowledge, lack of technical knowledge or skill, failure in providing complete employment, irregularity in rainfall in agricultural area and more risk, losing interest in agriculture sector, improper irrigation facilities, lack of alternative employment during the time other than agriculture season, weak condition of cottage industries, household industries and small scale industries, caste system, joint family system, people are forced to follow traditional business or family business, lack of courage to set up new business, flaws in knowledge, skill training and experience, immobility of labor, flawless planning of labor, low growth rate of industrial development, less rate of saving tendency, flawless planning of labor, low growth rate of industrial development, less rate of saving tendency. Thus, decrease in rate of capital creation was there. New business industry cannot be set up due to lack of investment. मुख्य कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं बेरोजगारी के हमारे देश में, खास करके सबसे पहले पॉपुलेशन का बढ़ना, थ्योरी का नॉलेज ना होना, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना, टेक्निकल नॉलेज ना होना, स्किल नहीं होना, पूरी तरीके से रोज़गार ना मिलना, बारिश की कमी होना खेती बाड़ी के क्षेत्र में, या ज़्यादा रिस्क होना कि अगर बारिश नहीं हुई तो खेती बाड़ी कैसे होगी, लोगों का इंटरेस्ट जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में ख़त्म हो चुका है, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी होना, दूसरा ऑप्शन ना होना कि जब खेती बाड़ी के सीज़न नहीं चले तो हम दूसरा ऑप्शन क्या करें, कॉटन इंडस्ट्री की कमज़ोरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की टूट जाना, हाउस होल्ड इंडस्ट्री का डेवलप ना हो पाना, कास्ट सिस्टम होना, बड़ी फैमिली होना, फिर लोगों को फोर्सफुली अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जो है जो पूर्वजों ने किया उसे को कंटिन्यू करना, फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करना, लोगों में ये करेज ही नहीं होता कि वो नए बिजनेस को शुरू कर सकें. नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेबर की कमी हो जाना, प्लानिंग ना करना कि किन किन लेबरों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसका कम होना या फिर होना ही नहीं. तो ये सारे रीजंस जो हैं ये कहा जाता है कि पर व्यक्ति के ऊपर आता ही है. किसी भी न्यू बिजनेस को शुरू करने के लिए, न्यू इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए अगर इनमें से कोई भी एक खामियां मिल गई तो वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा, और अगर वो डेवलप नहीं होगा तो नेचुरल है बेरोजगारी की जो रीजंस हैं वो ऑटोमेटिकली पैदा होंगे. बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.